Hello friends, welcome to the Akshay Vlogs. So today we will talk about that how I got my Canadian study visa in just first attempt and इतनी जल्दी और इतने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को कनाडा का वीज़ा मिल गया था स्टडी करने के लिए. सो मैंने कैसे लिया था, कौन सी मैंने चीज़ें थी जो कंसीडरेशन में रखी थी वाइल अप्लाइंग फॉर माई वीज़ा फाइल. सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही करूँगा कि बच्चों जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो भी हमारे अप्लाई करने लगे हैं अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए कनाडा के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का बहुत हार्ड अर्न मनी उनमें लगा रहे हो अपनी वीज़ा फाइल में. कम से कम 20-25 लाख लग जाएगा. तो मेरे हिसाब से कम आपको ये तो करना चाहिए कि आप जो भी करने लगे हो या आगे कोई भी कोर्स करने लगे हो या कोई भी कंट्री में जाने लगे हो, वेदर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, तो आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि हाँ जी मैं क्या करने लगा हूँ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो कि आपको कंसीडरेशन में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस समय फाइल लगाई थी जब रिजेक्शन रेट बहुत हाई चल रहा था. मेरी फाइल लगी थी सितंबर 2020 के करीब लगी थी, जो अगस्त सितंबर के बीच में लगी थी. तो वो टाइम ऐसा था कि रिजेक्शन रेट बहुत हाई था और मेरे अपने जो फ्रेंड्स थे जो काफी नजदीकी दोस्त थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अक्षय अभी फाइल लगाना वर्थ ही नहीं है, सो तुम अभी फाइल मत लगाओ क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत हाई है. बट मेरे को एक चीज का पता था कि अगर हम अपनी तरफ से अपने एंड से अच्छा देंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही देंगे, रेलिवेंट होंगे, तो हमें उनके पास हमारा वीज़ा रिजेक्शन करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी. तो मैंने वही किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब यहाँ के लिए अभी सोचा भी नहीं था प्रॉपर तरीके से कि हाँ जी मेरे को आना भी है स्टडी करने की, नहीं आना है. मैंने उस समय से ही रिसर्च करनी शुरू कर दी थी कि जी कौन सी कंट्री में जाए. तो मुझे पता लगा कि कनाडा इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द कोई भी अगर हमें अपनी आगे की जिंदगी और अपना करियर स्टार्ट करना है. तो मैंने कनाडा चूज कर लिया जी. आफ्टर दैट मैंने और रिसर्च करनी शुरू की कि जी कोर्स कौन सा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की है, तो मैंने वही सब उसी के रिलेटेड अपने जो आगे का प्लान था उसी के रिलेटेड मैंने चूज किया. तो जब भी हम फाइल करते हैं वीजा के लिए, तो पहली चीज और पहला स्टेप जो कि बिल्कुल हमारे नींव की तरह होता है, तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आइल्स. आइल्स में जो हमारे बैंड स्कोर है इट शुड बी एज रेलिवेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज सेइंग. अगर हम कनाडा का वीजा लगा रहे हैं या किसी और कंट्री का लगा तो उनके हिसाब से. तो अब कनाडा का वीजा बोलता है, जैसे मैंने बैचलर्स कर रखी थी, तो कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आपके 6.5 बैंड ओवरऑल तो होने चाहिए और 6 बैंड से नीचे नहीं होने चाहिए. तो मैंने वो रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से पूरी रखी और मैंने जितने भी मेरे को चाहिए थे मैंने उतने अपने बैंड्स कंसीडर किए. फर्स्ट बैंड्स मेरे सही थे, प्रॉपर एज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट थे. देन सेकंड स्टेप आता है कोर्स सिलेक्शन. अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि कोर्स सिलेक्शन में जब वो ऐसा है कि जैसे मैंने ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर लिया है, तो वो बच्चे करते हैं कि हाँ जी हम बिजनेस में चले जाएंगे या हम किसी और में चले जाएंगे. उससे क्या होता है कि उनकी जो अपनी रेलिवेंट फील्ड होता है वो उससे अलग हो जाते हैं. और जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है तो उसको पता लग जाता है कि इनको अपना ही गोल क्लियर नहीं है, ये क्या करना चाहते हैं. तो मेरी एडवाइस ये रहेगी जो भी आपकी पुरानी स्टडी है उसके रिलेटेड ही अगला कोर्स भी लीजिए. ठीक है, जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, सिविल में कर लिया इंजीनियरिंग, तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कुछ ऐसा कोर्स लीजिए जो आपकी स्टडी के रिलेटेड है. वैसे ही प्लस टू के लिए भी जाता है, जो प्लस टू के बाद बच्चे आना चाहते हैं कि अगर आर्ट्स लिया है तो कुछ ऐसा कोर्स करें जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड हो. कॉमर्स वाले कुछ भी कॉमर्स का कोर्स ले सकते हैं या जैसे फार्मेसी का कोर्स ले सकते हैं मेडिकल के बच्चे, या इंजीनियरिंग तो आपको बताइए कि नॉन मेडिकल के बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं. तो कोर्स सिलेक्शन इज द मस्ट, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, रेलिवेंट कोर्स चूज करना है ताकि जो आपकी फाइल में कोई भी दिक्कत ना आ सके. थर्ड थिंग है कि अपने जो बैंक डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे देने होते हैं कि हाँ जी हम जीआईसी दे रहे हैं. वो तो एक अपना अच्छा है कि हाँ जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि बच्चे के पास जीआईसी है, उसके अंदर तो चलो बात बनती नहीं है. बट चलिए जीआईसी तो हो ही रही है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जी आईटीआर फिल कर सकते हैं या कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम लगा सकते हैं जिससे हम अपनी कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बता सकें कि अगर हमारे पास जीआईसी नहीं है या कल को कोई भी दिक्कत आती है तो इसके जो गार्डियंस हैं, स्टूडेंट के जो गार्डियंस हैं या पेरेंट्स हैं, वो इतने सपोर्टिव हैं कि इसको सपोर्ट कर सकेंगे फाइनेंशियली. तो मैंने उसके लिए अपनी आईटीआर भरवाई, मैंने अपने पेरेंट्स की दोनों की आईटीआर भरवा दी. उससे क्या होता है कि हमारी फाइल थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा हाई हो जाते हैं हमारे वीजा सक्सेस के. एंड आफ्टर दैट मेरा जो फोर्थ पॉइंट था उसमें था कि मैंने अपना एसओपी जो था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं और मेरे को समझ नहीं आता. मैंने कई अपने देखे हैं फ्रेंड्स कि जो एसओपी है वो कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, यानी कंसल्टेंट बना देगा.
कंसल्टेंट बना देगा, उनका काम है, बट आपका काम ये है कि अपनी एसओपी आप खुद तैयार कीजिए, क्योंकि आपकी एसओपी में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसका मतलब ये है, उसका मतलब यही जाता है कि हाँ जी आप कौन है, आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, आपने कौन सा कॉलेज ले लिया है, तो ये सब चीजें होती हैं, आपका आगे का प्लान क्या है। तो अगर हम अपनी एसओपी में ये नहीं मेंशन करते हैं कि दैट वी आर कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर द स्टडीज या आफ्टर द माय वर्क परमिट, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये जरूर आपने वहां पे मेंशन करना है कि हाँ जी मैं इंडिया वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि आप वहां पे स्टडी करने जा रहे हो, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जितनी भी एसओपी आप खुद तैयार कीजिए, आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, कौन सी सिलेक्शन की है, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, क्यों लिया है, तो ये सब चीजें कीजिए। आफ्टर दैट, आफ्टर मेकिंग योर एसओपी, देन उसको किसी एडिटर को या किसी अपने एजेंट को या किसी को भी दिखाइए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी हैं या जो भी वो ऐड करवा सकते हैं अच्छी चीजें, वो आप ऐड कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एसओपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसओपी का, कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जो ऑफिसर बैठा है इमिग्रेशन, वो हमारे हक में हो सकता है कि वो बोलेगा नहीं रेलिवेंट फाइल है, एसओपी से ही आधा काम बन जाता है। तो एसओपी का बिल्कुल ध्यान रखना है। जो फिफ्थ पॉइंट था मेरी फाइल के लिए, वो ये था कि मैंने अपनी जो बैचलर्स करा था, एट दैट टाइम आई डिड मैनी ट्रेनिंग्स, like I have done the vocational training in a hotel, I done the industrial training in another hotel, and I have also had the experience as a work experience in a hotel also, so for the 1 year, and I also worked as a supervisor in a catering company, so मेरे पास काफ़ी experience था। तो मैंने वो सारा experience relevantly show किया, मैंने अपने सारे documents लगाए, मैंने अपनी जितनी भी अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स थे या अपने जितने भी जो एक्सपीरियंस के अपने डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे मैंने लगाए, जिससे कि मेरी फाइल और स्ट्रॉन्ग होती गई। तो मैंने यही 4-5 पॉइंट्स अपने कंसीडर किए थे, जिसकी वजह से मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत आसानी से मेरी फाइल लग गई और बहुत जल्दी मेरा रिजल्ट आ गया था, और यही सब चीज़ें करनी पड़ी थी। तो इसमें मेरा एक ही मानना है कि ये जो फाइल हमारी पास होगी या रिजेक्ट होगी, ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम खुद ही अपनी तरफ से गलतियां करेंगे, अपने आईएलटीएस में बैंड नहीं रखेंगे सही, अपनी कोर्स सिलेक्शन सही नहीं करते हैं, या फिर हमने अपने बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स उनको सही नहीं रखा है या उनको ज़्यादा सपोर्टिव नहीं किया, या एसओपी में कोई भी गलती कर दी, इन 4-5 पॉइंट्स में से अगर हमने कोई भी एक गलती कर दी, तो हमारे रिजेक्शन के पॉइंट्स या जितने भी वो रिस्क है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन सबको, इस रिस्क को कम करने के लिए आपको ये 4-5 पॉइंट जो हैं आपको इनको कंसीडरेशन में रखना है, बिल्कुल सही चलना है। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ जी आपकी फाइल लगी। मुझे पता है कुछ होता है कि हाँ लक भी मैटर करता है, उसका मैं ये है कि उसका तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता, बट हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर हम ये पॉइंट्स रखते हैं तो हाँ हमारी फाइल लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मे भी समटाइम्स हाँ कुछ रिजेक्शन आ जाए, वो मैं अपने नहीं बता सकता, बट ऐसे है कि अपनी तरफ से हमको फुली प्रिपेयर्ड रहना है। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स रखे थे, अपने 4-5 पॉइंट्स थे जिनको मैंने कंसीडरेशन में रखा और मेरी फाइल लग गई थी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है या आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके भाई बंधु हैं उनसे इसको शेयर कीजिए, and subscribe to my channel. So if you subscribe, then it gives me the motivation so that I can make the more content, knowledgeable content as related to Canada. So stay happy with your family. Thank you very much.